नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। यह अधिनियम किस आधार पर आया और इसके पीछे क्या कारण रहे, वह सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस अधिनियम का इतिहास या इस अधिनियम का आधार क्या है। यह अधिनियम प्रमुखतः राजस्थान में हुए एक केस पर आधारित है। राजस्थान के जयपुर के पास भातेरी गांव में रहने वाली सोशल वर्कर भंवरी देवी राज्य सरकार के महिला विकास कार्यक्रम के तहत काम करती थी। एक बाल विवाह रोकने की कोशिश के दौरान उनकी एक बड़ी जाति के कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने भंवरी देवी का गैंग रेप कर उनका मर्डर कर दिया, जिसमें कुछ लोग बड़े पदों पर थे, जिसके कारण कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और मामला साबित नहीं हो पाया और वह लोग सेशन कोर्ट से बरी कर दिए गए तथा पंचायत, पुलिस, डॉक्टर किसी ने भी भंवरी देवी की बात नहीं मानी। इसके बाद 1997 में कुछ गैर सरकारी संस्थाओं और महिला समूहों ने मिलकर विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसे विशाखा और अन्य वर्सेस राजस्थान सरकार और भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस याचिका में भंवरी देवी के लिए न्याय और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 1997 से पहले महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 354 एवं 509 के तहत दर्ज कराती थीं। 354 आईपीसी के अनुसार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या उत्पीड़न की शिकायत, 509 आईपीसी के अनुसार महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस के तहत कार्यस्थल के मालिक के लिए ये जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर बंधक जैसा महसूस न हो, उसे कोई वहाँ पर धमकाए नहीं। 1997 से लेकर 2013 तक दफ्तरों में, कार्यस्थलों में विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर ही इन मामलों को देखा जाता रहा। तत्पश्चात 2013 में यह एक्ट सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आया। विशाखा गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार थी: शारीरिक संपर्क यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, इस तरह की इच्छा या मांग प्रकट करना, अश्लील भावभंगिमा दिखाना, पोर्नोग्राफी दिखाना, यौन प्रकृति से संबंधित कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक और मौखिक आचरण करना। यह कुछ प्रमुख बिंदु थे जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए डिसाइड करने के लिए निश्चित किए थे। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने पर सम्मेलन 25 जून 1993 में हुआ, जिसे कि द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कहा गया। इसमें यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण हमारे लिए बाध्य किया गया। यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता था, जो कि कुछ इस प्रकार था: अनुच्छेद 14 एवं 15 समानता का अधिकार। यौन उत्पीड़न के मामलों में कई बार देखा गया कि महिलाओं और पुरुषों के अंदर एक डिफरेंस किया जाता था, जिसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। अनुच्छेद 19(1) जी, व्यापार या व्यापार का अभ्यास करने का अधिकार। कई बार महिलाओं होने के कारण कितने ही ऐसे व्यापार हैं जिसको करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस चीज़ को भी दूर करने के लिए इस अधिनियम के अंदर प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार। 2013 में
सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट 2013 आया, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस को भी शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह की कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। इस एक्ट का जो नाम है, जिस नाम से जाना जाता है, वह है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इस एक्ट का जो नंबर है वो 14 है। प्रेसिडेंट की परमिशन इस एक्ट को 22 अप्रैल 2013 को मिली। यह फोर्स में यानी कि लागू हुआ 9 दिसंबर 2013 से। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, यानी कि एक्सटेंड्स टू इंडिया। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, यानी कि निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष। इसके अंदर कुल 8 अध्याय हैं, यानी कि 8 चैप्टर हैं, और कुल 30 धाराएं हैं, यानी कि 30 सेक्शंस हैं, जिसे कि हम आने वाले लेक्चर में फुली डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट जो पार्ट शुरू होता है वह है डेफिनेशंस, यानी कि परिभाषा, जो कि इसके सेक्शन 2 में दी गई है। पहली प्रमुख परिभाषा है व्यथित महिला या पीड़ित महिला, या फिर आप कहेंगे एग्रीव्ड वुमन। कार्यस्थल एवं निवास स्थान पर किसी भी आयु की महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, प्रत्याशी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का कथन करने वाला, कार्य करने वाली प्रत्येक महिला इसके अंदर समाहित किया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन महिला कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, वो सभी इंक्लूड करके इन्होंने दिया है। जैसे कि उम्र और रोजगार की स्थिति पर कोई निर्भर नहीं है, प्रत्येक प्रकार की महिला इसके अंदर आती हैं। सार्वजनिक अथवा निजी रोजगार कैसा भी हो, कस्टमर हो, ग्राहक हो, स्कूल कॉलेज की छात्रा हो, अस्पताल में भर्ती रोगी हो, या घरेलू श्रमिक हो। उसके बाद आती है दूसरी परिभाषा, समुचित सरकार, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार समुचित सरकार होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसके अंदर एक इंक्लूड करके बोलते हैं कि केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है। अथवा अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो यह मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कार्यस्थल या कोई भी इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या कोई भी ऐसी जगह जहां महिलाएं काम कर रही हैं, और वो इंडस्ट्री या तो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई है या गवर्नमेंट के द्वारा उसके अंदर कुछ निवेश किया गया है, ऐसी जगहों पर कार्य करने वाली या ऐसी जगहों पर कार्य करने वाली महिलाएं समुचित सरकार के जो उद्यम है उसमें काम कर रही हैं, ऐसा कहा जाएगा। इसके बाद आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष से यहाँ तात्पर्य है सेक्शन 7 के अंदर स्थानीय परिवार समिति का जो अध्यक्ष है वह। उसके बाद आता है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी से तात्पर्य है सेक्शन 5 में अधिसूचित कोई भी अधिकारी। उसके बाद आता है घरेलू कर्मकार, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर से महिला वह अभिप्रेत है जो चाहे नगद में या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक लेती हो, जो घर घर में जाके कार्य कर रही है, चाहे प्रत्यक्षतः हो या अप्रत्यक्षतः हो। उसके बाद आता है कि इसके अंदर कोई भी परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। कर्मचारी, एम्प्लॉय, कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल पर कार्य कर रहा हो, इस व्यक्ति का सहकार्यकार, संविदा कर्मकार, परिवीक्षा अधीन व्यक्ति, शिक्षु या प्रशिक्षु, यह सभी कर्मचारी जो हैं वो महिला कर्मचारी के साथ काम करने वाले हुए या उनके साथ में ट्रेनिंग लेने वाले हुए या उनको ट्रेनिंग देने वाला हुआ, सारे ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यह प्रत्यक्ष अभिकर्ता ठेकेदार द्वारा नियोजित हो सकते हैं, प्रधान नियोजक की जानकारी के बिना यह उनकी जानकारी से हो सकते हैं, नियमित या अस्थायी हो सकते हैं, दैनिक मजदूरी पर हो सकते हैं, पारिश्रमिक पर या उसके बिना हो सकते हैं, स्वैच्छिक अन्यथा कार्य कर रहा हो। तो इसके अंदर जो भी अन्यथा भी कोई अगर उस स्थल पर आकर कार्य कर रहा है जहाँ पर वो महिला काम कर रही हैं और उनके साथ अगर कोई घटना होती है तो वह भी कर्मचारी समझा जाएगा। नियोजक।
समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट के प्रधान अधिकारी। यानी कि नियोजक वह व्यक्ति होगा जो उस जगह का, उस उद्यम का हेड होगा या जिसके पास उसकी कमान होगी, यानी कि प्रबंधकारी होगा। यही नियोजक का आधार और यही उसका अर्थ यहाँ पर लगाया जाता है। इसके बाद आंतरिक समिति जो है वो होगी जो सेक्शन 4 के अंदर आंतरिक परिवाद समिति बताई गई है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। स्थानीय समिति सेक्शन 6 में दी गई है। सदस्य कौन होगा? वो वही होगा जो 4 और 6 के अंदर बताया गया है। विहित यानी प्रिस्क्राइब्ड होता है हर एक्ट का। पीठासीन अधिकारी से यहाँ तात्पर्य है सेक्शन 4(2) के अंदर आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी। रिस्पोंडेंट जो वह होगा जिसके खिलाफ धारा 9 में महिला द्वारा परिवाद दायर किया जाता है। लैंगिक उत्पीड़न, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कृत्य प्रत्यक्ष तात्पर्य अगर होता है तो वह लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। शारीरिक संपर्क अग्र क्रियाएं हैं, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग अनुरोध, लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण। यहाँ दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस को ही ऐसा का मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करके और यहाँ पर ले लिया गया है। कार्यस्थल, वर्क प्लेसेस के अंदर मैक्सिमम हर जगह को इंक्लूड किया गया है। कर्मचारी द्वारा किसी भी स्थान पर काम के लिए जाना परिवहन सहित, यानी कि वह जब अपने काम के लिए निकलती है, जहाँ से निकलेंगी और जब तक वो वापस आती हैं तब तक का जो ड्यूरेशन होगा वह यही कहा जाएगा कि वह कार्यस्थल पर हैं। इसके अंदर 2 क्षेत्र हो सकते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। सरकारी संगठन, निजी संगठन या अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल संस्थान, निवास घर, ऑफिस पार्टीज़, ऑफिस की साइट, ट्रेनिंग, क्लाइंट के साथ मीटिंग, ऑफिस के कार्य के लिए परिवहन, किसी भी तरह के रोजगार के लिए जाना। तो यह सारी जो जगह हैं वह कार्यस्थल के अंदर काउंट की जाती है। असंगठित क्षेत्र से यहाँ तात्पर्य है कोई इंडिविजुअल मतलब यानी कि एक व्यक्ति द्वारा कोई उद्यम चलाया जाना या 10 से कम व्यक्तियों द्वारा कोई उद्यम चलाया जाना। तो उद्यम के अंतर्गत आता है माल या माल का उत्पादन, विक्रय या सेवा प्रदान आता है। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 3, जिसमें दिया गया है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। कोई भी महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के दौरान अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित स्पष्ट वचन या धमकी देना, अहितकर व्यवहार की अंतर्निहित स्पष्ट धमकी देना, वर्तमान या भावी नियोजन परिस्थिति के बारे में अंतर्निहित स्पष्ट धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप, अभित्रास, आपराधिक या शत्रुतापूर्ण वातावरण सृजित करना या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा ऐसा वातावरण सृजित करना, स्वास्थ्य सुरक्षा समस्याओं का गठन करने वाला अपमानजनक आचरण करना। यहाँ दोस्तों इसको सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे महिला के सम्मान को ठेस पहुँचती हो, चोट पहुँचती हो या उसको डराया जाता हो, किसी काम को करने के लिए बाध्य किया जाता हो, सभी तरीके की जो चीज़ें हैं वो लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आएगी।